क्लास के बाद 8:20 से लेकर 30 मिनट्स की क्लास ले लो तुम्हारी, इफ तुम्हें एग्री है। यो यो रिवीजन मैम सिर्फ रिवीजन, केमिस्ट्री की है केमिस्ट्री की है। यस मैम मैम है आज। कल है किसी की? रहने दो। नो मैम मैम कल ले लो। कल ले लेंगे मैम। कल ले लेंगे, एक सेकंड ना। ठीक है, डन। चलो स्टार्ट करें। यो यो मैम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी, डिवर्सिटी नहीं डाइवर्सिटी बेटा, बायोडाइवर्सिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी में हम लोग अब एक ही चैप्टर के पार्ट्स पढ़ रहे थे, राइट। आज हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, ओके। तो हम आगे क्या करेंगे, आज हम लोग जो कल हमारा एक टॉपिक रह गया था, दैट इज स्पीशी रिचनेस। आज हम स्पीशी रिचनेस को समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिक टॉपिक्स है, जैसे एक टॉपिक होता है हमारा, आपने शायद सुना हो, हॉटस्पॉट, सुना? यो यो मैम। एक टॉपिक होता है इन सिटू एंड सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो हम यही कुछ पार्ट आज डिस्कस करेंगे। देखो इसमें बहुत सारी थ्योरी है, तो ध्यान से सुनना, जहाँ ना समझ आए मुझे बोल देना, बिकॉज इट्स टू मच थ्योरी ना, तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाए। तो जो पार्ट बचेगा वो ट्राई कि कल हम उसको कवर करें, ठीक है। तो चलो आते हैं। तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे कल रिवीजन में कि डेविड टिलमैन ने क्या बोला था एंड ऑल दैट। और मुझे 4 इविल क्वाड्रेट बता दो तो मैं आगे चलूं। होएक हैंड रेज करने का, नियति, पायल, मैम एच से हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ओ से ओवर एक्सप्लॉइटेशन। प्रिया, ए से पूजा, ए से एलियन स्पीसीज इन्वेंशन। ओ देवी माँ, इन्वेजन, आके वहां पर फैल जाना, इन्वेजन। इन्वेंशन मतलब होता है नई चीज को डिस्कवर करना, तो नया वर्ड नहीं डिस्कवर करना, इन्वेजन है, ठीक है। यो यो मैम। और क्या बचा? सी। सी से क्या है प्रिया? अच्छा ये कह रही है गलत बोलूंगी। मोहित, पी से क्या है बेटा? बेटा एक्सटिंक्शन, हाँ निकाल देना, खत्म हो जाना, को एक्सटिंक्शन, एग्जिस्टेंस। कर लो भैया, ठीक कर लो अपने शब्दों का गेम है, रोज रोज कॉमेडी कर रहे हो। चलो कौन है? अच्छा चलो। सो अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कुछ रीजंस है कि यार हम क्यों कंजर्व करें, ठीक है। सो व्हाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी के अंदर आप रीजंस पढ़ोगे, ठीक है। अब रीजंस के अंदर आपको ना 3 आर्ग्यूमेंट्स आती है। तो देखो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, अब मुझे हाथ खड़ा करके बताओ क्यों कंजर्व करनी चाहिए, रेज योर हैंड। क्यों बचानी है बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्यों बतानी चाहिए, गिव मी द रीजन। मोहित। मैम क्योंकि इससे स्टेबिलिटी बनती है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसने क्या सोचा, मोहित ने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, इसने बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में भी सोच लिया। तो इसे हम कहते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मतलब ऐसी सोच, ध्यान से सुनो, इंग्लिश में वहां मिल जाएगा, यहां समझ लो। ऐसी सोच जो किसके बारे में सोच रही है, जो थिंक अबाउट यूनिटी, ऑल लिविंग बींग्स, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स के बारे में सोच रहा है, जिसे हम कहते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ठीक है जी। और कोई रीजन क्यों बचाना चाहिए? चलो एक मैं देती हूँ कि हमें इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि हमें उससे टिम्बर मिलता है ना, तो मेरा बिजनेस चलता है। अब मैंने क्या सोचा, मैंने सिर्फ अपना फायदा सोचा, तो वो रीजन जिसमें हम सिर्फ अपना फायदा सोच के बायोडाइवर्सिटी बचाना चाहते हैं उसको हम कहते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन, ठीक है। नैरो का मतलब होता है छोटी सोच, ब्रॉड का मतलब होता है थोड़ी बड़ी सोच, ठीक है। तो दैट मीन्स फॉर ऑन प्रॉफिट ओनली, फॉर ह्यूमन प्रॉफिट, ठीक है।
Yo, ma'am. So for human profit, we should conserve biodiversity. और कोई रीजन हो सकता है? कोई और कुछ सोच सकता है कि बायोडाइवर्सिटी क्यों बचानी चाहिए? एनी रीजन? मैम बेटा हाथ खड़ा कर लेना, मुझे पता नहीं चलता ऐसे कौन बोलता है ना, तो मैं क्लास पार्टिसिपेशन नहीं समझ आता फिर। बोलो बोलो, कुछ भी रीजन हो सकता है, क्यों बचानी चाहिए बायोडाइवर्सिटी? हाँ बेटा मनीषा। टाइप ऑफ फूड्स, हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स क्या? गई से और एलिसी से मिलते हैं। हमें मिलते हैं ना, तो वो तो नैरोली यूटिलिटेरियन में आ गए कि हमें उनसे फायदा होता है तो हमें उन्हें बचाना चाहिए। ब्रॉडली में आ गया कि हम भी लिविंग है वो भी लिविंग है, तो इस वजह से अगर हम उसे बायोडाइवर्सिटी बचाते हैं तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा। तीसरा है एथिकल आर्ग्यूमेंट। एथिकल आर्ग्यूमेंट का मतलब है व्हेन यू टॉक इन टर्म ऑफ इमोशनल रीजंस, जैसे कि दूसरा भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, अब पैसेंजर पिजन भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप उसको मार कैसे सकते हो? तो आपको बायोडाइवर्सिटी इसलिए भी बचानी चाहिए कि हर लिविंग को रहने का हक है दुनिया में, तो आप उनको मार कैसे रहे हो? राइट, समझे 3 रीजन? तो कैसे याद करना है? नैरो का मतलब है जब सिर्फ हम अपना फायदा सोच के बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हैं। ब्रॉड का मतलब है कि हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फायदा सोच के बायोडाइवर्सिटी बचा रहे हैं। और एथिकल आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि हर किसी को जीने का हक है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। क्लियर है? Yo, ma'am. अब मैम ठीक है, नैरोली वाला एक्सप्लेन कर देना फिर से, कौन से वाला? फर्स्ट वाला। नैरो? नैरो मतलब छोटी सोच। सो हम कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को इसलिए बचाओ क्योंकि ह्यूमन को उससे फायदा है। मुझे उससे टिम्बर मिलता है तो मेरा बिजनेस चल रहा है, तो मुझे उससे फायदा है। मुझे उससे मेडिसिनल प्लांट मिल रहे हैं, तो मैं मेडिसिन बना के उसको प्रोडक्शन करके यूज कर सकती हूँ। तो अपने फायदे का सोचना सिर्फ, दैट इज नैरो रीजंस। तो नैरो का मतलब होता है। हाँ मनीषा बोलो। ओके क्लियर है बेटा? देखो नैरो वाला, यो मैम। तो नैरो सोच सिर्फ अपना सोचना है, ब्रॉड सोच सबके बारे में सोच रहे हो, और एथिकल सोच कि हर किसी को हक है जीने का। तो ब्रॉड और एथिकल में ये मेन फर्क है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ बेटा बोल। बे तेरी आवाज नहीं आ रही है मुझे, सबको आ रही है क्या आवाज? No, ma'am. तेरे वहां पे सिग्नल का प्रॉब्लम, और मेरे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर एकदम से मैं बीच में हैंग हो जाऊं तो समझ जाना नेट चला गया, तो मैं फोन से ज्वाइन करूंगी। ठीक है Yo, ma'am. मनीषा बेटा टाइप कर दे, तेरा डाउट सुन नहीं रहा मुझे, टाइप कर दे टाइप। अब देखो, एक होती है रेड डेटा बुक, ये कौन मेंटेन करता है? IUCN। बेटा IUCN की फुल फॉर्म क्या है? International. Ma'am, हाँ बोलो विशाल। इंटरनेशनल Union for Conservation of Nature. इंटरनेशनल यूनियन फॉर Conservation of Nature. कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सही बोल रही? मैम एक रह गया। क्या? मैम आधा रह गया। नेचुरल Nature and natural resources. मैंने उस टाइम बोला था ना तुम्हें ये नीट की गलती हुई थी, तो फिर वही गलती कर रही है बेटा। नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2 एन रिप्रेजेंट कर रहा है ये अकेला। ठीक है, यो मैम। तो जो IUCN है ना, उसने एक बुक रखी है जिसे रेड डेटा बुक कहते हैं हम लोग। ठीक है, रेड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर उन स्पीशीज के नाम है जो अराउंड एक्सटेंट हो चुकी है इस दुनिया से अभी तक। तो अब तो ये अपडेटेड हो चुकी है, लेकिन हमें NCERT का नाम याद रखना है। तो ना जो IUCN है उसके पास बहुत बुक्स है। ऐसी बुक्स है जिसमें लिखा है कौन सी स्पीशी एक्सटेंट हो सकती है, ऐसी बुक है जिसमें लिखा है कौन सी एक्सटेंट हो चुकी है, ऐसी बुक है जिसमें लिख रहा है कि अभी कौन सी एक्सटिंक्शन में चल रही है। हर तरीके की बुक है। तो रेड डेटा बुक किसके पास है? IUCN, पहला क्वेश्चन। दूसरा आता है कि इसमें क्या मेंशन है, तो इसमें मेंशन किसके बारे में है? अबाउट, ध्यान से सुनना, प्लांट्स भी है एंड एनिमल्स भी है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि ये सिर्फ एनिमल्स का है, पर ये प्लांट्स का भी है। इतना क्लियर? अब इस बुक में क्या लिखा है कि अराउंड 784 स्पीशीज हैज बीन एक्सटिंक्ट सिंस लास्ट 500। तो पिछले 500 सालों में हमारे कोई वजूद नहीं था, उतने सालों से अगर मैं अभी तक का डेटा ले रही हूँ, जो ये एक ले रहे हैं, NCERT अपडेटेड नहीं है पर, तो पिछले 500 सालों में 784 जो स्पीशीज है वो एक्सटेंट हो चुकी है। तो मुझे कैसे याद है? मुझे नंबर भूल जाता है, मुझे ऐसे याद है
मैं 4 भूल जाती हूँ, मुझे ऐसे याद है कि 7 फिर 8 सीक्वेंस में आ रहा है ना, तो नंबर जो सीक्वेंस में आ रहा है मुझे वो याद रह जाता है, ठीक है। तो मुझे याद है 700 के करीब स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी है पिछले 500 सालों में, समझ रहे हो तुम। तो हर 100 साल में 100 से ज्यादा स्पीशीज एक्सटेंट हुई है। अब ये इसमें भी मेंशन करते हैं नंबर, तो ये भी भूलने के चांसेस है। तो व्हाट आई रिमेम्बर इज कि सबसे ज्यादा जो एक्सटेंट हुई है वो है इनवर्टिब्रेट्स। देखो अगर बहुत सारा डेटा हो ना तो हमेशा ये याद रखना मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, मिनिमम वैल्यू किसकी है, मोस्टली क्वेश्चन उतने में से निकल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्सटेंशन अभी तक किसकी हुई है, हमने देखा इनवर्टिब्रेट्स की हुई है, ठीक है। सबसे कम किसकी हुई है, प्लांट्स की हुई है। तो अगर 3 डेटा आ जाएगा तो तुम तुक्का मार ही लोगे ना। यो मैम। हाँ बच्चा बोल बेटा। मैम इसने टाइप किया है। अच्छा फिगर 15.2 तो किया ही नहीं बेटा, मैंने अभी चैप्टर कहाँ खत्म करा, ये वाला स्पीशीज रिलेशनशिप। बेटा मैंने चैप्टर कहाँ खत्म करा अभी, क्या हुआ तुझे, बोला ना मैंने करा रही हूँ, रुक जा, ठीक है जी। सो ये है रेड किताब जिसके बारे में ये डेटा है, आपको याद करना पड़ जाएगा, ओके। आगे चलो। यो मैम। यो मैम। अब कंजर्वेशन का कुछ पॉइंट आता है, एक आता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब है जहां है वही कंजर्व करो, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको और सिंपल कर दूं, मतलब दैट इज घर में घुस के किसी को बचाना, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। सो प्रोटेक्शन इन हैबिटेट इटसेल्फ, प्रोटेक्शन इन नेचुरल हैबिटेट। मतलब कि अगर मैं बचाना चाहती हूँ शेर को, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं शेर को वो जहां है ना वही बचा रही हूँ, जिस एरिया में वो रह रहा है मैंने उस पूरे एरिया को कवर कर दिया और प्रोटेक्शन दे दिया, उसको मैं वहीं पे बचा रही हूँ, तो दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। लेकिन उस शेर को मैं उस एरिया में बचा नहीं सकती, वहां पर मैं उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको उठा के लाके जूलॉजिकल पार्क में रख दिया, जू में डाल दिया, तो अब मैं शेर को अपने पसंद के एरिया में बचा सकती हूँ। तो जब आप एक्चुअल घर से निकाल के बाहर कहीं रख के उसे कंजर्व करो तो उसे हम कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, समझ आया। यो मैम। यो मैम। तो इस पे क्वेश्चन आता है, अगर आपको बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आएगा तो इससे क्वेश्चन आने के 99% चांसेस है, एक्चुअल में आपको मिल जाता है किसी ना किसी पेपर में, ठीक है। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब आउटसाइड करनी कंजर्व ही है, सो आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, आप किसी को बचाओ। हम बेशक जू के अंदर नेचुरल हैबिटेट जैसी कंडीशन बना दे, लेकिन है तो उसके नेचुरल घर से बाहर ना, तो उसे हम कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। अब अगर आप जू जाते हो तो जू किस में आएगा, इन सीटू में, एक्स सीटू में। अगर आप बोटेनिकल गार्डन में जाते हो तो फिर किस में आता है, विशाल कोई डाउट बेटा। नो मैम। अच्छा जनरल पूछू मैं, ओके। अगर आप सीड बैंक में जा रहे हो फिर सीड बैंक क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं उसको बहुत क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, हाँ लिक्विड नाइट्रोजन में उसको डिप करके हम उसको रख लेते हैं, कंजर्व करते हैं, तो लैब में करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर मैं उसे नेशनल पार्क में जाके कंजर्व कर रही हूँ तो इन सीटू एक्स सीटू, इन सीटू। तो ये क्लियर है ना, इन सीटू मतलब उसके घर जाके मदद करना, एक्स सीटू मतलब उसको बाहर निकाल के मदद करना, ये यो पहले तो मीनिंग पे क्वेश्चन आएगा, दूसरा आएगा क्वेश्चन आपका किस पे, कि ये कौन किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपको याद करने ही है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल में सीधा सीधा क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, इस वाले की 4 मार्क की स्लाइड है, बात भी करेंगे हम इनमें से कुछ पार्ट की। देखो एक्स सीटू मतलब बाहर, तो जू में जाते हैं हम, वो एक्स सीटू कंजर्वेशन है। बोटेनिकल गार्डन जाते हैं ना, बाहर लगे होते हैं बोटेनिकल गार्डन, वहाँ पे आपको हर तरीके के प्लांट मिलेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन। सीड बैंक्स ऐसे वाले प्लांट्स जो एक्सटेंट होने की कगार पर है या एक्सटेंट हो चुके हैं, उनके सीड्स पड़े हैं हमारे पास, सो दैट इज सीड बैंक्स। आपने कभी सुना होगा अगर न्यूज में कि बहुत 1000 साल पुराना कोई प्लांट का सीड मिला है, तो उसको कंजर्व करके रखते हैं ये रिसर्च पर्पस के लिए, सो दैट इज आल्सो एक्स सीटू कंजर्वेशन। एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन, जैसे आप मान लो कि फॉर एग्जांपल आप सीड है, आप सीड को जर्मिनेट करा लो, इतना कि एम्ब्रियो स्टेट में आ गया वो, ठीक है, पूरे जर्मिनेट नहीं कराया, अब आप उसको प्रिजर्व करके रख रहे हो, तो दैट इज एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन, राइट। तो ये चीजें जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म में होगी या फिर प्लांट्स में होगी। अब हम ह्यूमन में एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन तो नहीं करते हैं, राइट, तो इसको उस रिस्पेक्ट में पढ़ना है, क्लियर है। यो मैम।
Yo-yo, ma'am. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज एन इन सीटू कंजर्वेशन, तो वहीं जाके हॉटस्पॉट को कंजर्व करना है, इसके बारे में बात करेंगे, इससे क्वेश्चन आ रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व पे भी क्वेश्चन आता है, दिस इज आल्सो इन सीटू कंजर्वेशन। नेशनल पार्क्स आपने बहुत सुने होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सुना होगा और सेक्रेट ग्रुप भी सुना होगा। सेक्रेट ग्रुप्स होते हैं वो वाले जंगल जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता, उसको पूजा जाता है। ऐसा मानते हैं ना कि वहां पर पहले जो लोग रहते थे वो वहां पे उस वो जो पूरा ट्राइब था उस जगह पे पूजा पाठ करते थे, वहां पे रिचुअल परफॉर्म करते थे, इसलिए उस ग्रुप्स में कोई भी जाके कुछ छेड़छाड़ नहीं करता, उन्हें सेक्रेट ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, Yo-yo, ma'am. तो ये सारे के सारे Yo-yo, ma'am. इन सीटू कंजर्वेशन है। क्लियर? Yo-yo, ma'am. अब Yo-yo, देखो ma'am. थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ दिया है। अब ना आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, एक्स्ट्रा बुक्स के अंदर आपके पास बहुत सारा डेटा है, अगर आपका ये डेटा प्रिपेयर हुए उसके बाद वो वाला पढ़ना। ओके, Yo-yo, ma'am. हो सकता है एक्स्ट्रा वाले डेटा से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसमें आ सकता है क्वेश्चन आराम से, लेकिन बहुत सारी चीजें याद करने से पहले जो बेसिक है वो याद करना। तो पहले नोट्स याद करना, उसके बाद पीवाईक्यू में जो डेटा आया है वो, उसके बाद अगर हिम्मत बचती है तो कुछ और। क्लियर है? Yo-yo, ma'am. बायोस्फीयर रिजर्व हम अभी और डिटेल में करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व इज व्हाट? इट इज एन एरिया जिसमें ट्राइब्स रहती हैं। ट्राइब्स जो आपको पता है ना, जो जंगल में ही रहते हैं, वो बाहर की दुनिया में ज्यादा नहीं आते, तो वो ट्राइब्स होते हैं। ठीक है, तो जो उस जंगल के अंदर ही ट्राइबल लोग रहते हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं अभी बात करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, ये यूनेस्को ने बनाया था 1975 में, पर इसकी डेट एक बार दोबारा से कंफर्म करनी है मुझे। ठीक है, कभी हम इसकी डेट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मुझे ना इसकी टेक्स्ट न्यू वाली में मिला नहीं है, तो मुझे एक बार रिकॉर्ड सर से पूछना है, मुझे भी रिवर्ट नहीं आया टेक्स्ट देख के। ठीक है, तो यूनेस्को ने इसको लॉन्च किया था। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म बाई चांस आ सकती है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये साइंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। आपने कभी सुना होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को लॉन्च करता है, किसी भी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलने का जो हक है वो यूनेस्को डिसाइड करता है। तो इट इज ए कम्युनिटी जो कुछ चीजों को डिसाइड करती है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स होंगे कोई एरिया, वो इन्होंने डिसाइड करा, उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। समझ आया? Yo-yo, ma'am. ठीक है, नाउ नेशनल पार्क क्या है? ये गवर्नमेंट रन करती है, पहला पॉइंट तो ये। नेशनल पार्क के अंदर आप फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, एंड फोना, फोना मतलब एनिमल, ठीक है, इनको मेंटेन करके रख दो। इसमें इंटरफेरेंस किसी के अलाउड नहीं होती है, तो हम जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो इनके पास आसपास ना, नेशनल पार्क के आसपास आपको गवर्नमेंट बाउंड्री दिखेगी, और वहां पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होंगे वो इसको कंजर्व करेंगे। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? ये पर्टिकुलरली किसी एक एनिमल के लिए जनरली होती है। अब देखो, जैसे मैंने मान लिया मैं शेरों को जैसे चीता को बचाना चाहते हैं, है ना, तो चीता के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। अब ऐसा नहीं है कि वहां पे एनिमल्स और नहीं रहते होंगे या प्लांट्स और नहीं रहते होंगे, वो भी रहते होंगे, वो भी कंजर्व हो जाएंगे, लेकिन इसका पर्पस क्या था? किसी भी जगह को, किसी जंगल को मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तब बोलूंगी जब मैं किसी पर्टिकुलर एनिमल को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, Yo-yo, ma'am. यहाँ पर हार्वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज अलाउड होता है, तो यहाँ पर आके इस लैंड को यूज कर सकते हैं टिम्बर वगैरह के लिए। ओके, क्लियर है? मतलब इंटरफेरेंस मतलब आप कोई भी एक्टिविटी वहां के नहीं कर सकते हो, नॉर्मल जंगल की जिंदगी में आप आकर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाजी, हम नहीं कर सकते। ओके, Yo-yo, ma'am. yo-yo, ma'am. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। अब एक कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम कहते हैं हॉटस्पॉट। पहले बायोस्फीयर रिजर्व कर लेते हैं। देखो, अभी हमने बात करी ना यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व की, जहाँ ट्राइबल एक्टिविटी अलाउड है, तो बायोस्फीयर रिजर्व पे आपको क्वेश्चन आता है, आपको लेबल करने के लिए आ जाता है। तो इमेजिन करो ये जो एरिया है, जंगल का एरिया है, इसको हमने बायोस्फीयर रिजर्व बोल दिया। ठीक है, इतना इमेजिन कर सकते हैं हम। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. अब ये जंगल को हम डिवाइड कर देंगे, तो जंगल जो सेंटर में एरिया होता है वो घना होता है ना सबसे ज्यादा, Yo-yo, ma'am. तो उसको हम बुलाते हैं कोर। ठीक है, तो या तो दिख नहीं रहा, तो द सेंट्रल रीजन इज नोन एज कोर, यहाँ पर नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। ठीक है, ना तो कोई रिसर्च के लिए जा सकता है यहाँ पर, ना कोई स्टडी के लिए जा सकता है, ना कोई घूमने के लिए जा सकता है, यहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। कोई जाएगा तो वो इलीगल होगा। ओके, तो नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड हियर। उसके बाहर जो रीजन आता है कोर से, उसको हम बुलाते हैं बफर। अब बफर इज अ जोन जहां पर क्या अलाउड होता है? ओनली साइंटिफिक, नहीं साइंटिफिक रिसर्च अलाउड है। मतलब अगर कोई भी जैसे आपके स्कूल में आपने बोला था ना साइंटिस्ट आए हैं, तो अगर वो रिसर्च करना चाहते हो उनको बफर जोन में जाना अलाउड है, लेकिन तुम घूमने जाना चाहते हो ना, तुम्हें नहीं अलाउड होगा। समझ आई?
मैम यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं हो सकती अलाउड। नहीं, बफर में नहीं होती। यस मैम कोर में क्यों नहीं जाते? कोर होता है जंगल का घना एरिया। हम क्या करना चाहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। रिजर्व मतलब ऐसा एरिया जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर हमने हर जगह ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड कर दी तो प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ह्यूमन गंदगी तो मचाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे नेचुरल हैबिटेट को, तो स्पीशी एक्सटेंशन होगा। तो कोर एरिया को रखते हैं कि ये घना जंगल है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, यहाँ वाइल्ड एनिमल और प्लांट ही रहेंगे, उसको कंजर्व करने के लिए। बफर में वो साइंटिफिक रिसर्च अलाउड करते हैं, क्योंकि अगर साइंटिस्ट रिसर्च नहीं करेंगे तो वो नई चीजें ढूंढ नहीं पाएंगे। नई मेडिसिन तभी आएगी ना जब साइंटिस्ट ढूंढेंगे, तो इसलिए बफर में अलाउड करते हैं। वो चीजें तो कोर में भी हो सकती है ना? बिल्कुल कोर के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरीके से बचाना भी तो है ना। तो अगर मोस्ट प्रोबेबली एक ही जंगल है ना, तो अगर कोर में होगी तो कुछ अंश तो बफर के अंदर उनको मिल ही जाएगा। ऐसा तो उन्हें सिर्फ एक ट्री होगा कोर के अंदर, इससे जंगल ना, यो मैम। इसलिए तो पूरे जंगल को अगर बचाना है तो कुछ एरिया बिल्कुल ह्यूमन एक्टिविटी से दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो डिस्टर्बेंस होती है। जब ह्यूमन की स्मेल होती है ना, वहाँ पे एनिमल आना बंद हो जाते हैं। तुम देखो ना, उनका एरिया खराब हो गया। मे बी पहले वो वहाँ पे रहते, हैबिटेट रहता, उनका खाना खाने आते, फिर नहीं आते एनिमल्स जब उनको ह्यूमन स्मेल आती है, वो दूर रहते हैं। तो बफर एरिया में सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च अलाउड है। अब बाहर आता है जंगल का भारी सा एरिया, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इज एन एरिया जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। ठीक है, अब तुम बोलोगे ह्यूमन एक्टिविटी में कैसे? कहीं कहीं पे तो विजिटिंग अलाउड हो जाएगी लोगों को, जैसे आप स्कूल की तरफ से गए हो, आपको यहाँ तक घुमाने ले गए, तो ट्रांजिशन एरिया में ले जाएंगे आपको। ठीक है, नहीं तो जो ट्राइबल लोग रहते हैं तो वो भी तो खेती बाड़ी करते हैं, तो इतने एरिया में ले सकते हैं, वो जंगल से सामान उठा सकते हैं, है ना। वो तो फायर कलेक्ट करेंगे ना, वो तो जंगल पे ही जीते हैं, तो उनको भी ट्रांजिशन एरिया तक जाना अलाउड है। कोर में उनको भी अलाउड नहीं होता। क्लियर है? यो मैम। ये हाँ बोलो। तो मैम ये XC2 हुआ ना कंजर्वेशन। आपने जंगल को बचाने के लिए जंगल में गए और उसको हिस्सों में बांट दिया। आप उसको बाहर तो नहीं लेके आए ना कहीं और? इन सिटू है। इन सीटू हुआ, समझ आया? समझिए ना। जिसको उठा के घर ले आएगी वो एक्सीटू, वो इन सीटू होगा। ठीक है, सॉरी वो एक्सीटू होगा, ये इन सीटू, ये एक्सीटू ये इन सीटू रहेगा, यहाँ घर में जाके उसे बचाए। सो बायोस्फीयर रिजर्व में क्वेश्चन क्या आता है? विच एरिया इज अलाउड विद ह्यूमन एक्टिविटी। तो आपको ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, पर इस पे क्वेश्चन आता है। डन। अब आते हैं हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट ना ऐसे एरियाज है पूरे धरती पे जिनमें क्या है, आपको कोई भी वो जो एरिया है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रिच स्पीशी डाइवर्सिटी है। मतलब वहां पे इतने ज्यादा टाइप के वैरायटी के प्लांट्स मिलते हैं, इतनी सारी वैरायटी के एनिमल्स मिलते हैं। तो छोटे से एरिया में बहुत सारे लोगों का घर है, बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स का घर है, उसको हम कहते हैं हॉटस्पॉट। तो जैसे पूरी दुनिया में ना ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई ऐसा एरिया है जो एरिया तो बहुत कम है, लेकिन साइज के कंपैरिजन में वहां पे बहुत ज्यादा एनिमल और प्लांट है और वो खतरे में है, उस एरिया को हम हॉटस्पॉट कह देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मन मेयर ने। ठीक है, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ढूंढने दुनिया में स्टार्ट करे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम जाके बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हो, है ना, डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हो, तो तुम किसी की जगह को हॉटस्पॉट बना दो, उस एरिया में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड मत करो, और छोटे से एरिया को कंजर्व करके तुम बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को बचा लो। ठीक है, तो नॉर्मन मेयर ने कॉन्सेप्ट दिया था हॉटस्पॉट का। तो हॉटस्पॉट का मतलब ये नहीं है कि वहां गर्मी है, हॉटस्पॉट का मतलब है वो ऐसा एरिया है जो एरिया छोटा है पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी अपने अंदर रखता है। क्लियर है? तब क्वेश्चन ये है कि हम सब गए और हम लोग हॉटस्पॉट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो अब किस बेसिस पे मैं डिक्लेयर करूं कि एरिया ए है, लेट्स से मेरे पास एरिया बी है। अब मैं किस बेसिस पे डिक्लेयर करूं कि इसमें से कोई हॉटस्पॉट हो सकता है या नहीं, है ना। तो बेसिस क्या रखूं? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तो भूमि सबसे पहले क्या देखेगी? भूमि विल चेक कि स्पीशी रिचनेस किसमें ज्यादा है। स्पीशी रिचनेस का क्या मतलब होता है? मोर वैरायटी ऑफ स्पीशीज। इट्स नॉट अबाउट नंबर, सिर्फ नंबर की बात नहीं, सिर्फ वैरायटी की बात है। अगर वहां पे चींटियां रहती है तो एक ही स्पीशी की 1000 चींटियां रहती है, इससे ज्यादा बेहतर है 1000 टाइप की चींटियां रहती है, तो वो स्पीशी रिचनेस ज्यादा हुई। तो सबसे पहले भूमि ने देखा स्पीशी रिचनेस ज्यादा किसमें है, तो किसमें ज्यादा लग रही है स्पीशी रिचनेस? भूमि कोई भी नंबर बताओ आप। बी। तो भूमि ने देखा कि स्पीशी रिचनेस मुझे बी में ज्यादा दिख रही है। किसकी स्पीशी रिचनेस? प्लांट एनिमल सबकी कंसीडर की जाती है,
ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फ्लोरा और फोना दोनों के लिए होते हैं, वो अकेले एनिमल्स के लिए नहीं होते, ठीक है। तो इसने देखा स्पीशी रिचनेस तो इसमें ज्यादा, तो पहले वाला फैक्टर इसमें ज्यादा है, इसमें कंपैरेटिवली कम है। वैसे हम अकेले एरिया को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या गया, उसके बाद प्रिया गई और प्रिया ने देखा हाई एंडेमिज्म किसमें ज्यादा है। नाउ व्हाट इज एंडेमिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, इसका मतलब होता है ये जो भी स्पीशी है या एंडेमिक ऑर्गेनिज्म कह लो, ठीक है। हाँ बोलो। मैम जो मतलब डिस्टिंक्ट होने की उस पे होते हैं, नहीं बेटा, मतलब नहीं नहीं different- वो नहीं नहीं नहीं, एंडेंजर्ड होते हैं वो, दैट्स अ डिफरेंट वर्ड, पर इससे मिलता जुलता है, ठीक है। एंडेमिक का मतलब होता है कि ये जो स्पीशी है या ऑर्गेनिज्म है ओनली फाइंड इन वन एरिया ऑफ वर्ल्ड, नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स नेचुरली। देखो अगर उठा के मैं उसको इंडिया में ले आई हूँ दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन नेचर ने उस ऑर्गेनिज्म को सिर्फ वहीं पे रखा है, वो होता है एंडेमिज्म। जैसे आपको कैंगरू कहाँ पर मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। नेचुरली कभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी भी कंट्री में कैंगरू मिलते हैं? नो मैम। नहीं ना। वैसे बहुत से एनिमल है जो स्पेसिफिक कंट्रीज में ही मिलते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन पे ही, स्पेसिफिक आइलैंड्स पे ही मिलते हैं। वैसे ही प्लांट्स की भी बहुत वैरायटी है। तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कौन आपको एंडेमिक है, लेकिन वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हॉटस्पॉट किसको बोलोगे जहाँ पे बहुत ज्यादा एंडेमिज्म है। तो मान लो यहाँ पर लेट से 1000 वैरायटी थी प्लांट्स की, तो उसमें कम से कम 500 से 600 वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जो इस एरिया की एंडेमिक है। मतलब कि अगर मैंने इस एरिया को नहीं बचाया ना बी वाले को, तो वो सारी वैरायटी पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में यही तो मिलती थी। तो हाई एंडेमिज्म शो करनी चाहिए प्लांट्स और एनिमल को एक एरिया में। समझ आई बात? यो मैम। लेस सेकंड थर्ड ऑप्शन इज, तो हमारे क्या कहते हैं, प्रिया ने देखा कि हाई एंडेमिज्म है, उसने कहा भाई हाई एंडेमिज्म तो है, ठीक है। फिर हमने देखा उसके बाद हमारी दीक्षा गई और दीक्षा ने देखा कि जो एरिया कवर्ड है, हाँ मनीषा सॉरी बेटा चैट में लिख दे, मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही। इसकी आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटा चैट में लिख दे। तो इसके बाद रिपीट करना। कौन सा बेटा? फर्स्ट वाला। हाई स्पीशी रिचनेस। यस मैम, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। ओके कोई ना, रुक जा, पहले नीचे के दो बताती हूँ फिर ऊपर आऊंगी, ठीक है। यो मैम। तो जो एरिया कवर है वो कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पूरा आइलैंड ही है, उसको जाके हम बोलो कि बहुत बड़ा आइलैंड है अब मैं इसको हॉटस्पॉट दूंगी। हॉटस्पॉट का एरिया कम होना चाहिए, मतलब कि जो एरिया कवर कर रहे हैं वो बहुत कम एरिया उनको कवर करना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि वो हॉटस्पॉट हो सकता है। तो उनको ये पॉइंट यहाँ लिखना, शुड कवर लेस एरिया, शुड कवर लेस एरिया, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो हम उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर देंगे, दैट इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। समझ आया? यो मैम। ये पॉइंट चल रहा है, ठीक है। सो देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर मैं किसी एरिया को बोलूंगी, मैं कहूंगी ये जो बी वाला है ये हॉटस्पॉट हो सकता है। किस बेसिस में बोला बेटा? पहला, यहाँ पर स्पीशी रिचनेस बहुत ज्यादा है, मतलब डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पीशीज आपको यहाँ पे मिलती है, प्लांट्स की भी एनिमल की भी। दूसरा, यहाँ पे हाई एंडेमिज्म है, जो स्पीशी यहाँ मिलती है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल रही है। तो अगर हाई एंडेमिज्म है तो हम कहेंगे हॉटस्पॉट है, और ये एरिया भी छोटा सा कवर करता है। एग्जैक्टली कितना एरिया कवर करता है ये आपको जानना नहीं है, तो यू आर सेव विद दैट नाउ, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक्चुअल में कितने हैं? देखो अभी तक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ आते हैं, तो अभी तक आपकी एनसीईआरटी में 2 लाइनें हैं, तो ध्यान से उसको पढ़ना कि पहले जो डिस्कवर हुए थे वो 25 थे, उसके बाद 9 और डिस्कवर हो गए। तो बच्चे ये लाइन आधी पढ़ लेते और फिर बोलते हैं मैम यहाँ तो 25 है, आपने 34 क्यों बोला? तो पहले 25 थे, 9 और डिस्कवर हुए हैं, तो टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? 34। 34, ठीक है। तो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इन टोटल, जिसमें से कितने इंडिया में आपको मिलते हैं? 3। एक है आपकी हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज में तो आप रहते हो, है ना। दूसरा है आपका वेस्टर्न घाट इन श्रीलंका। वेस्टर्न घाट इन श्रीलंका, देखो वेस्टर्न घाट और श्रीलंका बोलोगे, श्रीलंका तो इंडिया में नहीं आता ना, लेकिन जब हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं ना, तो आपको इंडिया का मैप याद है मैंने लास्ट टाइम दिखाया था? यो मैम।
मैंने नीचे बहुत खराब बना दिया, रुको मैं यहीं से दिखा देती हूँ। अरे 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 अरे, बहुत बढ़िया, भूलना जाना तुमसे। एक मिनट, वेस्टर्न घाट श्रीलंका, ये देखो, ये दिख रही है आपको वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है आपको। यो मैम। सो दीज आर कंसीडर्ड एज वन हॉटस्पॉट, ठीक है, इसको वन हॉटस्पॉट की तरह ही दुनिया कंसीडर करती है, राइट, क्योंकि ये कुछ कनेक्टिंग होते हैं, इसमें जो स्पीशीज वगैरह है ना वो काफी हद तक कनेक्टेड है, इसलिए हम उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो गलती से इसको ना अलग मत पढ़ लेना, बच्चे इसको एक पढ़ लेते हैं, इसको दो पढ़ लेते हैं और फिर ये 4 हॉटस्पॉट हो जाते हैं, पर इंडिया में सिर्फ 3 है और तीसरे है हमारे इंडो बर्बन रीजन, ठीक है। तो ये दीज आर द 3 हॉटस्पॉट इन इंडिया, क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन राइट। अब वो आपसे ग्लोबल लेवल पे डेटा पूछते हैं। मैम जो बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही है, मैसेज कर मैसेज। इसको पता नहीं मेरी आवाज आ रही है या नहीं। थर्ड पॉइंट इज ये ना एरिया कम कवर करना चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया नहीं होना चाहिए, ये कोई एक कम कवर करना चाहिए, ऐसा नहीं है ना पूरा इंडिया डिक्लेयर कर दिया हमने, कम एरिया कवर करना चाहिए एक हॉटस्पॉट को। अब एग्जैक्टली कितना एरिया कवर करना चाहिए ये नहीं बताते, लेकिन आपको ओवरऑल डेटा देते हैं कि ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें कि आप कह रहे हो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो ओवरऑल ये 34 ने कितना एरिया कवर किया है ग्लोब का, तो ग्लोबल लेवल पे इन्होंने कितना एरिया कवर किया है, लेस देन 2%। मतलब कि अगर अर्थ है ना, ये अर्थ बनाई, तो अर्थ का अगर एरिया है 100%, ठीक है, मैं एरिया की बात कर रही हूँ, तो इसने कितना कवर किया है, कितना कवर किया है, छोटी छोटी जगहों पे अलग अलग है ना ये, हाँ पूरे ग्लोब के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसने लेस देन 2% एरिया कवर किया है। लेकिन अगर आप हॉटस्पॉट को कंजर्व कर रहे हो, इतने से एरिया को सेव करने से क्या मिल रहा है, अगर आप सिर्फ इतने से एरिया को कंजर्व कर रहे हो ना, आप कितनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हो, लगभग 30% बायोडाइवर्सिटी आप कंजर्व कर सकते हो दुनिया की। समझ रहे हो, इसमें इतनी बायोडाइवर्सिटी होती है एक हॉटस्पॉट में कि ओवरऑल अगर मैं बोलूँ 34 हॉटस्पॉट है, तो दुनिया में 100% बायोडाइवर्सिटी में से 30% कंजर्व कर रहे हैं हम। समझ आया? ठीक है, इंडो बर्मन लाइन नहीं पता तुम्हें, मुझे लगा वो थर्ड पॉइंट पूछ रहा है, मुझे हटाना नहीं चाहिए था ये साइड दिख रहा, ये वाले रीजन में जो आता है ना, ईस्टर्न इंडिया जो हमारा आता है वो वाला, ये इसमें और कौन सा डायग्राम, यही है जो इजीएस्ट वे में आपको दिख रहा है, ठीक है, जो ईस्टर्न साइड है वो वाली, वो इंडो बर्मन रीजन है। तो ईस्ट है ना, ईस्ट फेमस ही इसलिए हॉटस्पॉट में भी वो आता है, क्यों, क्योंकि वहां पर ऐसे बहुत सारे जंगल है जो सेक्रेट फॉरेस्ट है, सेक्रेट फॉरेस्ट आर द वन जिसमें वो लोग इतना पूछते हैं कि वहां से वो पत्ता भी निकाल के नहीं लाते बाहर, ठीक है, क्लियर है? यो मैम। प्रिया बेटा क्लियर है? और मैम अगर कोई ले आए निकाल के फिर वो वहां पे मानते हैं कि उसके साथ बहुत बुरा होगा, लोग रिस्पेक्ट, सेक्रेट का मतलब होता है आप पूछते हो, तो जब आप किसी चीज को पूछते हो ना, तो आप उसके साथ कुछ भी गलत करते हो तो डर रहता है, तो वहां पे लोग नहीं करते ऐसा, दे रिस्पेक्ट देयर फॉरेस्ट बहुत। और अगर पत्ता बाहर ले आता तो उसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज है कि कैसे किसी को बीमारी हो गई थी, ऐसा कुछ इलाज नहीं हुआ था, राइट। यो कौन से नहीं यार मैं मैम एक दिखाती हूँ तुमको, बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे, अगर मैंने फोटोज निकाली हो तो आज एक सदी लग जाएगी। मैं इस वाले में नहीं थी, तो मैं बताता हूँ कौन सा था वो, मोल मोफलांग, मोफलांग का सेक्रेट फॉरेस्ट दिखाया गया है, यही था, इसमें मिला, हाँ ये वाला, ये दिख रहा है आपको, यो मैम। तो बड़ा जबरदस्त था ये फॉरेस्ट, बहुत ही ज्यादा घना था, ये रहा, सी दिस। सो ये इसमें ना मतलब इतना ज्यादा डार्क ग्रीन कलर का था, सो इसके सेंटर में तो ऑब्वियसली किसी को जाना अलाउड ही नहीं था, ठीक है, तो ये बाहर से आपको विजिट करने के लिए अलाउड करते थे, पर इसकी कंडीशन है कि अगर आप यहाँ फॉरेस्ट में जाते हो तो आप कुछ भी अंदर से बाहर नहीं लेके आ सकते,
तो जब हम बाहर आ रहे थे तो इन्होंने हमसे एक्चुअल में झड़वाया था बाल वाल और ये सब कुछ, कि वो पत्ता भी बाहर नहीं लेके जाना है। एक्सीडेंटली चला गया तो वो तुम्हारी गलती नहीं है, पर अगर आप इंटेंशनली लेके जा रहे हो तो वो आपके लिए बैड लक लेकर आता है। तो हमारे साथ जो हमें जो लेके गए थे सेक्रेड फॉरेस्ट, वो उसी ट्राइब के थे जो पहले यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे और इस फॉरेस्ट में पूजा करने के लिए आते थे। जैसे ये एरिया ना, ये दिख रहा है आपको? सो इस जगह पे जो मॉपलांग है, यहाँ पर मुझे प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आ रही, तो यहाँ पर ना फीमेल का रूल माना जाता है, फीमेल्स को ज्यादा पूजा जाता है। तो ये फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ये पत्थर, ये उसके 2 छोटे मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बाहर स्टोन लगे हुए हैं। खैर, तो कहाँ गया यार वो, ये तो ये दिख रहा है आपको, ये स्टोन से जो बना हुआ है। तो पहले यहाँ पे जो ट्राइबल लोग थे ना, वो यहाँ पर रिचुअल्स करते थे, जैसे ये वाली जगह पे, कि अगर उनके गांव में इसी फॉरेस्ट के आसपास उनका गांव है, तो मुझे ट्राइब का नाम तो नहीं याद, तो अगर उनके गांव में कुछ भी बुरा होता था तो वो यहाँ के रिचुअल परफॉर्म करते थे। अब इस फॉरेस्ट में रिचुअल के लिए सिर्फ मेल्स ही अलाउड थे, फीमेल्स अलाउड नहीं थी। तो यहाँ पर वो सारे रिचुअल्स वगैरह अपने परफॉर्म करते थे इन स्टोन्स के ऊपर, राइट। सो दिस इज अ सेक्रेड फॉरेस्ट इस वाली जगह पे, ठीक है। अब अगर आप इसको बाहर से देखोगे ना, ये वाला, इसकी खास बात क्या है, आपको दिख रहा है खाली एरिया? देखो वो तो फॉरेस्ट है ना, टेक्निकली पॉलिनेशन से किसी भी तरीके से ये सीड यहाँ आके गिरने चाहिए और यहाँ पे भी पेड़ लग जाने चाहिए, राइट। यो मैम। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा सेक्रेड फॉरेस्ट सिर्फ इतने एरिया में है। नेचुरली ये कभी आगे नहीं आता। सो दे बिलीव कि ये फॉरेस्ट अपने आप में मैजिकल है, वो कभी आगे नहीं आता, वो पीछे नहीं जाता, बस वो वहीं घना रहता है। तो यहाँ पर आगे जाना, इस टाइम जब हम गए थे तो आगे का बंद भी था, बिकॉज वो कर रहे थे रिक्रिएशनल एक्टिविटी कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हमें सेक्रेड फॉरेस्ट बचाना है, इसलिए टूरिस्ट आगे अलाउड नहीं, तो हमें बस थोड़ा सा अंदर जाने दिया था उन्होंने। तो ऐसे मानते हैं। अब वहां पे जो हमारे साथ गाइड था वो तो वहीं का था ना, उसी ट्राइब का था। सो उसने एक लीफ लिया और उस लीफ पे उसने उसको, मतलब पिंक कलर का लीफ था थोड़ा, उसमें उसने हार्ट बना के फोटो वगैरह ली और उसके बाद जाते हुए उसने वो लीफ वहीं रख दिया। तो वो वहीं उसी ट्राइब का था, लेकिन वो भी लीफ बाहर लेके नहीं दिया, बिकॉज वहां से कुछ बाहर नहीं रहा। तो सेक्रेड फॉरेस्ट इस तरीके से, सबसे ज्यादा सेक्रेड फॉरेस्ट इंडिया में ईस्ट में ही है, इस तरीके से बचाए जाते हैं। बिकॉज दैट इज ऑल्सो हॉटस्पॉट ना, क्योंकि ईस्ट इंडिया ही, ईस्ट इंडिया सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, क्योंकि वहाँ पे सेक्रेड फॉरेस्ट के नाम पे आपको 300 कुछ सेक्रेड फॉरेस्ट है वहाँ पे, और वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, इतना रिस्पेक्ट करते हैं ये। ओके, यो मैम। एक बढ़िया बात बताती हूँ, मुझे दिखा नहीं क्योंकि सीजन नहीं था, पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक मैजिकल फंगा मिलता है जो ब्लू कलर का चमकता है। ये तो वुड फंगा है, क्या नहीं दिख रही इसमें। हम जब गए थे तब तो वो नहीं था वहां पे लगा उस सीजन में, बट मुझे मिलेगा ना, आई सेंड यू द पिक। तो दिस वाज अब याद रहेगा इंडो बर्मा। हाँ बोलो बेटा, डाउट है? मैम उस फंगाई की क्या इम्पोर्टेंस है? उस फंगाई की वो बस वहीं पे मिलता है, मुझे भी नहीं मिला क्योंकि मेरे को मिला नहीं ना, मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, बस मैंने सुना है कि वहां पर एक ब्लू कलर का इनफ्लोरेसेंट फंजाई है जो रात को चमकता है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में रात को जाना अलाउड नहीं है, तो दे बिलीव कि रात मतलब शाम ढलते हुए उन्होंने देखा है। तो हमें तो नहीं मिला वहां पे, पर वहां की यूनिक वेराइटी है, हर जगह का कोई यूनिक फीचर होता है ना, वो वहाँ की यूनिक वेराइटी है, और कहीं नहीं मिलता वो। ठीक है, ओके मैम। चलो अब आते हैं हम लोग, अभी है ना टाइम, बढ़ा दूं आगे। चलो देखो, अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आता है जो हमारा है स्पीशी एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, स्पीशी एरिया रिलेशनशिप बहुत इजी सा है, इस चैप्टर में बस ये एक ही ग्राफ है जो तंग करता है। आज इसको पढ़ेंगे, कल हम इसको रिवाइज करके क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। इसके बाद तो ऑलमोस्ट चैप्टर आपका खत्म ही है, कुछ खास बचा ही नहीं है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे, राइट। तो स्पीशी एरिया रिलेशनशिप आपको क्या बताता है, ये आपको कॉन्सेप्ट दिया था अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने। ठीक है, ये क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात करते हैं। लेट्स से आप कोई एक बच्चा अपने घर का एग्जांपल दे दो भाई, जो आज अपने घर को एक्सप्लोर करना चाहे, कोई भी बच्ची। पानी से ये आवाज तो आ नहीं रही है तेरे घर के एग्जांपल लेके तू मैम में निकल जाएगी हमारी क्लास। नीलम, नीलम आवाज आ रही है? यस मैम। ये नीलम वही बच्ची है ना जिसने एक दिन मेरे को बोला था मैम मेरे से मजाक मत करो, मैं क्लास नहीं आऊंगी। मैम उस दिन मैं नहीं थी, मेरी सिस्टर थी और उसने बोला था, बहुत मारा था मैम। नीलम ही है ना ये? मैम मेरी बात नहीं, पर नीलम ही थी ना? ये मैम बेटा मैं काम
अब तेरा एग्जाम्पल लिया, तू तो नाराज हो जाएगा, मेरी क्लास में नहीं आएगी। हाय मेरी क्लास कैसे चलेगी? मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं थी, मेरी सिस्टर थी मैम, मैं काम से बाहर गई हुई थी और तो तब तेरी उसने बहन बोला क्लास लगा रही थी? नो मैम, मैं आधे में छोड़ के गई थी, वहां पे मम्मा ने जरूरी काम से बुलाया था। अच्छा अच्छा, तो मम्मी ने जरूरी काम से उसको बाहर से बुलाया था, दूसरी पहाड़ी पे गई थी क्लास छोड़ के। नो हैं? मैम, मैंने ऐसे ही रखा था थोड़ी देर के लिए, तो उसने वैसे ही पता और इसकी बहन बीच में कह रही है कि मेरी बहन से मजाक मत करो, हम नाराज हो जाएंगे। अपनी मैम वो ऐसे मासूम ही बहन, करती है, हर बार मेरे को मार खिलाती है। अपनी मासूम बहन पे तुम्हें लांछन लगाते हो शर्म नहीं आ रही? मैम नहीं है वो मासूम, कितने साल की है? मैम 10 साल की है। इतनी छोटी सी बच्ची है। पाप लगेगा बेटा, पापों का घड़ा फटने वाला है तुम्हारा, सुधर जाओ। मैम छोटी नहीं, बड़े पंगे करती मैम, सबको मार ही खिलवाती है घर में। सबको मार गिरवा, तुम काम ही ऐसे करते हो। तो मैम वो पंगे करती रहती है और डांट अच्छा, हमें पड़ती है फिर। कहाँ रहती हो तुम? मैम यही चंबा में मेरे साथ ही होती है वो। अरे तुम कहाँ रहती हो? यहीं कहाँ, पड़ोस में रहती हो मेरे? मैम हिमाचल में। अरे हिमाचल में कहाँ रहती है पागल? मैम चंबा में। चंबा में भी कोई जगह का नाम होगा यार। मैम सुल्तानपुर। सुल्तानों के शहर में रहती है लड़की, सुल्तानपुर। ठीक है जी। तो ये रहा हमारा नीलम का घर। ओके, अप्पा घर ऐसी बनाएंगे, हमें ऐसी वाला घर पसंद है, चलेगा नीलम? ये मैम। ये खाना बन रहा है बस नीलम के घर में, ठीक है। तो नीलम बाहर निकली। नीलम के साथ कोई जाना चाहेगा? विशाल का हाथ खड़ा है। विशाल नाम से किसने ज्वाइन करा है? मैम तमन्ना। तमन्ना है। तमन्ना की एक तमन्ना है नीलम मिल जाए। वाह। तमन्ना को हम थोड़ा और बड़ा बनाएंगे, फर्क तो पता चले हमें। तो नीलम और तमन्ना ने कहा आज आसपास एक्सप्लोर करते हैं। तो जब तुम दोनों बाहर निकलोगी तो मेरे को बताओ, तुमको डिफरेंट टाइप ऑफ, हम एनिमल्स लेके चलते हैं, ठीक है? वैसे प्लांट्स होते हैं, हम एनिमल का एग्जांपल लेते हैं। तो तुमको डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल दिखाई देंगे। यो यो मैम। ये क्या दिखेगा? मंकी दिखेगा। मंकी देखे, ठीक है, इन दोनों ने शीशा देखा। और मैम काऊ डॉग भी दिखेंगे। काऊ दिख गई इसको, ठीक है, फिर इसको डॉग दिख गया। चलो, अब तुम लोगों ने सोचा कि कहाँ, सुल्तानपुर ना? यो मैम। सुल्तानपुर के नेक्स्ट कौन सा एरिया पड़ता है? मैम चेली। चेली। चलो चली चेली है। तो इन्होंने बोला चलते चलते चेली चलेंगे, आज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, तुम चल सकती हो, ठीक है? अब गाड़ी नहीं बना रही मैं, क्योंकि मेरे से कुत्ता बन जाएगा। ये दोनों चल पड़ी सहेलियां चेली घूमने। अब जब ये चेली मिली गई तो तुमको और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट दिखेंगे। यो मैम। फॉर एग्जाम्पल, मैम मैं कुत्ते में बिठा के भेज देंगे। और कुछ मिलेंगे? एग्जाम्पल बताओ, टॉपिक है ये, क्वेश्चन आता है भाई इससे। और वही उल्लू दिख जाएगा। आउल दिख गई इससे, ठीक है, फोर्थ स्पीशी दिख गई इसको। और कैट दिखी, चलो इसको चेली में कैट दिखती है, ठीक है जी। और कुछ? पॉपुलर दिख गई इससे। और लेट्स से इसको म्यूज दिख गई। क्या? डाक? मैम बर्ड्स। बर्ड दिखी से डिफरेंट वेराइटी, ठीक है। चलो अब मैम चेली का कॉकरोच रह के। कोई ना भी ले आते हैं। चेली के आगे कौन सा एरिया है? मैम बनोता। बनोता। बनोता के आगे? अरे इतना तो मुझे भी नहीं पता। चलो, अब ये इन्होंने कहा चलो भनोता चलते हैं। जब ये भनोता गए तो बेटा तुझे और भी मिलेंगे एनिमल, जैसे मान लो इसको बटरफ्लाई दिखनी स्टार्ट होगी, पहले नहीं दिख रही थी, भनोता में ज्यादा फूल है, बटरफ्लाई दिखी। लेकिन तुमको पिछली वाली स्पीशीज भी दिखेगी ना, कुत्ते भी दिखेंगे, पहले भी दिख गए थे तुमको, यो है ना? मैम। कैट भी दिखने लगी तुमको दोबारा, हो सकता है और वेराइटी भी दिखने लग जाए। लेट्स से जैसे तुमने बोला भी कॉकरोचेस दिखने लग गए हमें यहाँ पर, पहले नहीं दिख रहे थे, राइट? तो इसके बाद तुम दोनों वापस आ जाओगे, फिर घर पे पिटोगी कि गई कहाँ थी इतनी दूर, ठीक है? तो अब हम इतना लगा सकते हैं कि हुआ क्या यहाँ पे, कि जब तुम घर से बाहर निकली तुमने अपने आसपास का एरिया ऑब्जर्व किया, ठीक है? तो जब तुमने, मैं यहाँ लिख देती हूँ यार, इसके इसी ग्राफ पे समझाती हूँ, ज्यादा बढ़िया है। नहीं यार, फिर उसमें समझ नहीं आएगा, इसे कर लेते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, इसे बहुत सिंपल है, तुम खुद भी बना लोगे। देखो ये एरिया, एरिया की चल रहा है नीचे कोऑर्डिनेट, हाँ, यहाँ पे स्पीशीज है, ठीक है? तो बेटे पहले जब तुमने एरिया, पहले तुम घूमी सुल्तानपुर, यहाँ तक सुल्तानपुर है, जैसे तुम सुल्तानपुर घूमी तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशी दिखी, 1 2 3। सुल्तानपुर से तुम थोड़ा आगे गई
चेली, चेली में तुमको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशी दिखी यो यो मैम। है, ग्राफ सीधा सीधा जा रहा है। लेकिन उसके बाद तुमने देखा कि रेपिटेशन ऑफ स्पीशीज स्टार्ट हो गई, है ना। तो तुम एरिया तो बढ़ा रही हो, मैं इस कर्व को आगे लेके जाऊंगी ना, एरिया बढ़ा रही हो, लेकिन स्पीशीज का नंबर ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे को आने लग गया, है ना। यो यो मैम। ठीक है, तो जैसे जैसे आप एक एरिया को एक्सप्लोर करते हो, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशी दिखती है अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद आपको रेपिटेशन ऑफ स्पीशी मिलती है। अब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो इंक्रीज हो रहे हैं ना अभी भी, यो यो मैम। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट में मैंने क्या लिया है, स्पीशी। वाई कोऑर्डिनेट पे क्या लिया मैंने, स्पीशीज। हाँ, स्पीशी रिचनेस। तो स्पीशी रिचनेस इंक्रीज नहीं हो रही, पर नंबर इंक्रीज हुआ है। इसी को हम बोलते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी रिचनेस। ठीक है, उन्होंने यही समझाया कि जब आप किसी एरिया को ऑब्जर्व करोगे तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, थोड़ा और एक्सपेंड करो और ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको रेपिटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ही दिखेंगे, न्यू स्पीशीज नहीं मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं स्पीशी रिचनेस कॉन्सेप्ट। अब अगर तुम पूरा कॉन्टिनेंट, मान लो इसने बोला मैम ये तो ठीक है, मैंने पूरा चंबा डिस्कवर कर लिया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की बात तो ठीक है, लेकिन व्हाट इफ कि मैं पूरा का पूरा इंडिया करूं स्टडी, तो आपने एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, उसमें ये ग्राफ अब एप्लीकेबल नहीं होगा। या तुम बोलो मैं पूरा एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ना चाहती हूँ, उसमें ये फिर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा सही से। तो ये जनरली थोड़े छोटे एरिया के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसका एक बार थोड़ा सा इसको रीड करते हैं एनसीईआरटी से, क्योंकि ये एनसीईआरटी से आ सकता है। करेक्ट? तो कल के क्लास में हम दोबारा रिपीट करेंगे और क्वेश्चन भी लगाएंगे। अभी के लिए एक बार सुन लो। ठीक है, देखो, ड्यूरिंग हिज पायनियर एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन ए विल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल, उन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल में पढ़ाई की थी। ऐसी लाइनें आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाती है, तो आप इग्नोर मत किया करो। ठीक है, तो उन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल में, पायनियर मतलब पहली बार गए, बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सप्लोर किया। और वो जर्मन नेचुरलिस्ट थे, नेचर को ऑब्जर्व करते थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे, और ज्योग्राफी पढ़ना उनका शौक था, एरियाज को पढ़ना। इनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, बहुत ही हम्बल इंसान है। ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि विद इन अ रीजन, कौन सा रीजन हमने यहाँ पर लिया बेटा, सुल्तानपुर। ठीक है, तो विद इन अ रीजन स्पीशी रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया। जैसे जैसे हम सुल्तानपुर से गए चैली पे, ठीक है, तो स्पीशी का जो रिचनेस है वो इंक्रीज होती रही जैसे जैसे हमने एरिया एक्सप्लोर किया। सही बात है ना? तो ये रहा मेरा ए पॉइंट। ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट का ग्राफ है, बट ओनली अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक हुआ। In fact, the relationship between species richness and area for a wide variety of taxa turn out to be rectangular hyperbola. ठीक है, तो उन्होंने बोला एक लिमिट तक होगा, ये रही वो लिमिट। इस लिमिट के बाद ज्यादा आपको देखो कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही, बटरफ्लाई नहीं मिल गई, लेकिन ज्यादा नहीं मिला। अब ये ग्राफ थोड़ा इस तरफ को आने लग गया। तो इस शेप को, ये वाली जो शेप है ग्राफ की, इसको हम बुलाते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑल्दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये है नहीं, पर फॉर सम रीजन एनसीईआरटी कहती है ऐसे यार, तो अपा इसको याद रखेंगे। इस पे क्वेश्चन आ रखा है नीट में, शेप पे, समझ आई? ठीक है, तो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हमने यहाँ तक बनाया। मैं ए वाला पॉइंट मिटा दूं क्योंकि ये थोड़ा वियर हो गया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके जी। नाउ अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसको मैं फॉर्मूला में लिखूं। अभी तक मैंने यहीं तक स्टेटमेंट कराई है, उससे आगे मैं गई नहीं हूँ। ठीक है, यहीं तक पढ़ा मैं। तो अभी कह रहे हैं फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे? आप एक एरिया है, उसकी स्पीशी रिचनेस निकालना चाहते हो ना, आप देखना चाहते हो कि अप टू लेट्स से पूरे चंबा में स्पीशी रिचनेस कितनी है। ठीक है, तो अगर मैं स्पीशी रिचनेस निकालना चाहती हूँ तो स्पीशी रिचनेस के लिए सबसे पहले जो सिंबल रहेगा वो रहेगा एस। क्या रहेगा सिंबल? एस। तो एस स्टैंड फॉर स्पीशी रिचनेस। ये देखो यहाँ लिखा है, इसको लेबल करने के लिए आ जाता है वो। और स्पीशी रिचनेस के लिए तुमने क्या एक्सप्लोर किया था बेटा? एरिया। तो कैपिटल ए लिखेंगे जो एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब जो आपने एरिया रिप्रेजेंट करा है वो आप कैसे पता लगाओगे कि वहां पे स्पीशी रिचनेस कैसे है? अगर ऐसा ग्राफ है, अगर आपको जानना है इस पॉइंट पे स्पीशी रिचनेस कैसे है, तो मैं कहाँ लेके जाऊंगी इस ग्राफ को? पीछे एक्स्ट्रापोलेट करूंगी ना, यो मैम। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, लेट्स से 100 आ गया, तो मैं कहूंगी कि हाँ भाई 100 स्पीशी रिचनेस है। तो आपने एक्स्ट्रापोलेट किया वाई एक्सिस की तरफ, उस वैल्यू को हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं वाई। ठीक है, सी। तो सी रिप्रेजेंट वाई इंटरसेप्ट, कि वाई पे आके तुमने कहां पर पॉइंट लगाया। समझ आया? यो मैम। अब बात यह है कि
ये जो ग्राफ बना है ये कितना स्टीप है, जो स्टीपनेस जानना चाहता है दैट इज अ स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज z। अब आप कहोगे मैम इसमें तो स्टीपनेस पता नहीं चल रही, तो हम इसको लॉग में चेंज करेंगे फिर हमें स्टीपनेस पता चलेगी। तो z रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ ए लाइन दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको बताते हैं कि कितनी ज्यादा उस एरिया में स्पीशी रिचनेस आपको दिख रही है, ठीक है। मतलब अगर ये बहुत ज्यादा अगर, चलो इतना समझ आया, मैं इसको रब कर दूं इधर से। अब मैं क्या करूंगी, अभी मैं इसी फॉर्मूला में, पहला फॉर्मूला ये है, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी में टिक कर लो, उन्होंने साइड में नहीं लिखा, पहला फॉर्मूला ये है। अब मैं इसको देखो पीछे लेके जाऊंगी तो वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है ना ऐसे वाले ग्राफ में। तो हम क्या करते थे, हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी में भी सीखा था कि जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम समझ नहीं पा रहे थे तो हम लॉजिस्टिक पढ़ते थे ना, जिसमें हम लॉग में वैल्यू डाल देते थे। तो जब भी आप लॉग टेबल में वैल्यू डालते हो तो हर टर्म के आगे आप लॉग लगा देते हो और लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है ना, लॉग टेबल पे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो स्ट्रेट लाइन से पढ़ना इजी होता है, इसलिए हम लॉग करेंगे। क्लियर है? एक बार सुन लो, उसके बाद दोबारा कल रिपीट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा, पर एक बार सुन के जाओ, ठीक है। तो लॉग की वैल्यू लगाओ, अब एस के साथ आप लॉग लिख दो। उसके बाद एक था आपके पास एरिया, तो एरिया के साथ भी लॉग लिख दो। आपके पास एक था सी, तो सी के साथ भी लॉग लिख दो, ठीक है। अब बचा क्या, बचा जी, जो पावर में होता है उसको लॉग के हमेशा आगे लिख देते हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, लॉग सी प्लस जी लॉग ए। सीधा सीधा फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है, पुट करने के लिए नहीं आता, सीधा सीधा फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है। क्लियर है? मैम। ठीक है। तो लॉग टेबल पे जब आपने किया तो आपको दिख रहा है ना, ये देखो अगर मैं ये लाइन ऐसे बनाऊं, ये ए है मेरा, ध्यान से देखना, आंसर करना है तुमको, ये मेरा बी है, तो कौन सा ज्यादा स्टीप है, मेरी लाइन कौन सी ज्यादा स्टीप है। स्टीप का मतलब होता है, आप चढ़ाई चढ़ते हो ना, एक होती है ना खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई, उसे कहते हैं स्टीप। तो जो भी चढ़ाई एकदम खड़ी सी होती है उसको स्टीप कहते हैं। तो कौन से वाला ज्यादा स्टीप है, खड़ी चढ़ाई की? तो देखो बी का कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको पीछे लगाऊं कि स्पीशी रिचनेस यहाँ पर 1000 होगी है, भले ही मैंने एरिया सिर्फ इतना सा ऑब्जर्व किया है, और यहाँ पे देखो स्पीशी रिचनेस जब 1000 हुई है, एरिया कितना ज्यादा डिस्कवर कर लिया है ना। तो ज्यादा रिच एरिया कौन सा है, ए वाला या बी वाला? ए वाले में ज्यादा एरिया में ज्यादा स्पीशी रिचनेस है, बी वाले में कम एरिया में ज्यादा स्पीशी रिचनेस है। तो ज्यादा बी मैम। क्लियर है? एक बार इसको रीड करके आना, फिर दोबारा से इसको कल करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो। तो यही है, हम बोल्ट का है, उसके बाद तो हमारे पास खास बचा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिर बायोटेक कल कर लेंगे साथ में। बेटा रिवाइज करके आना, नहीं तो समझ नहीं आएगा रिवीजन। चलो, जिसको डाउट है वो रुक सकता है, जिसको नहीं है वो जा सकता है। जय माता दी।